हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारी चर्चा कंटिन्यू होगी निदर्शन प्रणाली के विषय में। निदर्शन के चयन के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान में, इस पर हमारी चर्चा चल रही थी। तो बहुत सारी विधियों को आपने देखा था, जैसे दैव निदर्शन की प्रणाली, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन की प्रणाली और वर्गीकृत निदर्शन की प्रणाली, जिसके अंतर्गत समग्र समूह को कई वर्गों में बांटकर प्रत्येक वर्ग से कुछ प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों को चुन लिया जाता है अध्ययन कार्य के लिए, और फिर उनसे ही तथ्य संकलित करके उनका विश्लेषण और सारणीयन करके किसी निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। इन प्रणालियों के अलावा और भी निदर्शन की विधियां हैं जिनको अपनाकर निदर्शन का चयन किया जाता है। जैसे निदर्शन की एक विधि है क्षेत्रीय निदर्शन प्रणाली, जिसको एरिया सैंपलिंग मेथड कहते हैं। ये प्रणाली क्या होती है? इस प्रणाली के अंतर्गत अध्ययन विषय से संबंधित जो भी छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं उनमें से किसी एक का चयन कर लिया जाता है और उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपने अध्ययन विषय के रूप में चयन किया है कि उत्तर प्रदेश में जैविक कृषि की स्थिति कैसी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग किस रूप में ग्रो कर रही है, उसका क्या रिजल्ट है या उसके मार्ग में कौन सी बाधाएं हैं, इस विषय पर अगर आपको अध्ययन करना हो तो आप उत्तर प्रदेश के एक छोटे से क्षेत्र को ले लेंगे जहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की गई है। उस छोटे से क्षेत्र को, वो छोटा सा क्षेत्र एक मंडल भी हो सकता है और गांव का एक समूह भी हो सकता है, कुछ गांवों का एक समूह भी हो सकता है। तो जब एक छोटे से क्षेत्र को हम निदर्शन के रूप में चुनते हैं अध्ययन के लिए, तो वो क्षेत्रीय निदर्शन प्रणाली कहलाती है। इसमें क्या होता है कि जिस क्षेत्र को निदर्शन के रूप में चुना गया है उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों से सूचनाएं इकट्ठा की जाती हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपने क्षेत्र के रूप में गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र को चुन लिया, तो गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी गांव हैं उन सब का अध्ययन आपको करना होगा कि वहां पर जैविक कृषि की स्थिति कैसी है। वहां रहने वाले सभी लोगों से आपको डाटा इकट्ठा करना होगा, सूचना इकट्ठी करनी होगी, तथ्य संकलित करना होगा जैविक कृषि के रिगार्डिंग। अब ये क्षेत्र कौन सा होगा जिसको निदर्शन के रूप में चुना जाएगा, ये पूरी तरह निर्भर करता है शोधकर्ता के ऊपर, क्योंकि शोधकर्ता को ही अध्ययन करना है और वो ही अपनी इच्छानुसार ये तय करता है, अपने संसाधनों को देखते हुए, अपनी शोध प्रविधियों को देखते हुए, कि किस क्षेत्र को वो अपने निदर्शन के रूप में चुनेगा ताकि जो सूचनाएं उसे चाहिए अपने विषय से संबंधित वो भली भांति उसे मिल जाए। तो क्षेत्र का चयन, क्षेत्र के रूप में निदर्शन का चयन शोधकर्ता अपनी इच्छानुसार करता है। इसी विधि में इकाइयों के एक समूह का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि क्षेत्र में रहने वाले लोगों का अध्ययन किया जाता है, जनसमूह का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको क्लस्टर सैंपलिंग भी कहते हैं, संभाग निदर्शन प्रणाली भी कहते हैं। यानी क्षेत्रीय निदर्शन प्रणाली और क्लस्टर सैंपलिंग मेथड दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों के अंतर्गत ही निदर्शन के रूप में किसी खास क्षेत्र को चुना जाता है और उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों से संपर्क स्थापित करके सूचनाएं संकलित की जाती हैं। अक्सर क्षेत्रीय निदर्शन प्रणाली का प्रयोग किन विषयों में किया जाता है? कृषि संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए, या औद्योगिक क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए, या किसी क्षेत्र की जनसंख्या की विशेषताओं को जानने के लिए
इस निदर्शन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी निदर्शन की एक विधि है जिसके आधार पर निदर्शन का चुनाव शोधकर्ता के द्वारा किया जाता है अपने अध्ययन कार्य को संपन्न करने के लिए। क्षेत्रीय निदर्शन के अलावा एक और निदर्शन की विधि है जिसको कहते हैं बहुस्तरीय निदर्शन प्रणाली, मल्टी स्टेज सैंपलिंग मेथड। जहां पर जनसंख्या बहुत बड़ी हो या अध्ययन क्षेत्र बहुत बड़ा हो, तो उस अध्ययन क्षेत्र में से, उस जनसंख्या में से निदर्शन का चुनाव करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और जनसंख्या न केवल बड़ी हो बल्कि उस जनसंख्या में विविधता भी बहुत ज्यादा हो, जनसंख्या की विशेषताएं बहुत अलग अलग तरह की हो, व्यवहार संबंधी विशेषताएं, संस्कृति संबंधी विशेषताएं, जीवन शैली संबंधी विशेषताएं अगर अलग अलग है, वैरायटी है, उनमें विविधता है, तो वहां पर बहुस्तरीय निदर्शन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत क्या किया जाता है? सबसे पहले जो जन समूह है, जो जनसंख्या है जिसका अध्ययन करना है, जिससे सूचनाएं इकट्ठा करनी है, उसको कई स्तरों पर बांटा जाता है। उस जनसंख्या को कई स्तरों पर डिवाइड किया जाता है और हर स्तर पर निश्चित अनुपात के अनुसार निदर्शन का चुनाव किया जाता है। क्योंकि इस विधि में सैंपल कई स्तरों पर इकट्ठा किए जाते हैं, इसीलिए इसे बहुस्तरीय निदर्शन प्रणाली कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर उच्च शिक्षा के विषय में अध्ययन करना हो और उसके लिए निदर्शन का चुनाव करना हो, तो बहुस्तरीय निदर्शन प्रणाली के अंतर्गत उसका चुनाव कैसे किया जाएगा, निदर्शन कैसे चुना जाएगा? सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनको कुछ वर्गों में बांटा जाएगा और फिर प्रत्येक वर्ग से निदर्शन का चुनाव किया जाएगा। उन वर्गों में भी स्तर निर्धारित किए जाएंगे, फिर प्रत्येक स्तर पर निदर्शन चुना जाएगा। जैसे सबसे पहले जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं उत्तर प्रदेश में, उनको कई क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, कई ब्लॉक्स में विभाजित किया जाएगा और हर ब्लॉक से फिर क्या किया जाएगा? दूसरे स्टेज पर क्या किया जाएगा कि हर क्षेत्र से, हर ब्लॉक से कुछ यूनिवर्सिटीज को चुना जाएगा कि एक ब्लॉक में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज में कौन सी यूनिवर्सिटी सभी विश्वविद्यालयों का, उस क्षेत्र के सभी विश्वविद्यालयों का समुचित प्रतिनिधित्व कर सकती है, उसको चुना जाएगा। वहां से कुछ सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे। फिर हर विश्वविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय को निदर्शन के रूप में एक क्षेत्र में चुना गया है, अगर क्षेत्र मान लीजिए 4 है तो 4 विश्वविद्यालयों का चुनाव किया जाएगा और हर विश्वविद्यालय से निश्चित अनुपात में सैंपल का चयन किया जाएगा। अब इसका अगला स्तर क्या होगा? जितने भी विश्वविद्यालय सैंपल के रूप में चुने गए हैं, उन विश्वविद्यालयों में से अगले स्तर पर उस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो महाविद्यालय हैं, जो कॉलेजेस हैं, संबद्ध महाविद्यालय हैं, उनका चुनाव किया जाएगा। आप जानते हैं कि एक विश्वविद्यालय से संबद्ध बहुत सारे महाविद्यालय होते हैं, तो महाविद्यालयों को भी सैंपल के रूप में चुना जाएगा। अब महाविद्यालय को, जिस महाविद्यालय को या जिन महाविद्यालयों को सैंपल के रूप में चुना गया है, उन महाविद्यालयों में से किससे सूचनाएं इकट्ठा की जाएंगी, यहां भी एक वर्गीकरण किया जाएगा, एक स्टेज बनाया जाएगा। महाविद्यालयों को भी कुछ श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। जैसे कुछ सरकारी महाविद्यालय होंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस, कुछ एडेड कॉलेजेस होंगे, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, और कुछ सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस होंगे, स्ववित्त पोषित महाविद्यालय। सैंपल का कलेक्शन इन सभी महाविद्यालयों से किया जाएगा। सैंपल के रूप में इन महाविद्यालयों में से कुछ को चुना जाएगा। कुछ सरकारी महाविद्यालय होंगे, कुछ सहायता प्राप्त और कुछ
सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस सैंपल के रूप में चुने जाएंगे। अब जिन कॉलेजेस को सैंपल के रूप में चुना गया है वहां पर उस कॉलेज के सभी छात्रों का चयन नहीं किया जाएगा, सभी छात्रों से सूचनाएं, सभी अध्यापकों से सूचनाएं नहीं प्राप्त की जाएंगी, बल्कि उन महाविद्यालयों में से कुछ छात्रों को और कुछ अध्यापकों को सैंपल के रूप में चुना जाएगा। अब किन छात्रों को चुना जाए, इसके लिए एक अलग श्रेणी बनाई जाएगी। किस आधार पर छात्रों का चयन किया जाएगा? संकायवार, फैकल्टी वाइज उन्हें विभाजित किया जाएगा। आर्ट्स से, साइंस से, बीएड फैकल्टी से, कॉमर्स से, मैनेजमेंट से, जितनी भी फैकल्टीज हैं, जितनी भी संकाय हैं, उन संकायों में से कुछ संकायों को चुना जाएगा और हर संकाय से निदर्शन का चुनाव किया जाएगा। अब संकाय भी बहुत ज्यादा है तो उन संकायों के नीचे भी एक स्तर बनाया जाएगा। उन संकायों में से कुछ विभागों का चयन किया जाएगा। जैसे आर्ट्स फैकल्टी में अगर 10 विभाग हैं तो 10 विभाग में से 2-3 विभागों का चयन सैंपल के रूप में किया जाएगा। अब जो चयनित विभाग है उन विभागों की सभी छात्राओं या छात्रों का से सूचना प्राप्त नहीं की जाएगी, बल्कि उनमें से भी कुछ छात्राओं का चयन किया जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग लेवल पर अध्ययन समूह का वर्गीकरण करके, स्तर निर्धारित करके, हर स्तर पर हर वर्ग से कुछ निदर्शन का चुनाव किया जाता है। और इन निदर्शनों का चुनाव स्तरित निदर्शन प्रणाली और दैव निदर्शन प्रणाली दोनों के माध्यम से किया जाता है। तो ये भी सैम्पलिंग का एक मेथड है। हालांकि ये मेथड बहुत आसान नहीं है। इस मेथड को अपनाना शोधकर्ता के लिए हमेशा बहुत आसान नहीं होता। हालांकि इस विधि को अपनाकर जब निदर्शन का चयन किया जाता है तो उसके पक्षपातपूर्ण होने की संभावना नहीं रहती या कम रहती है और प्रतिनिधित्वपूर्ण होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये बहुस्तरीय निदर्शन प्रणाली है जिसका प्रयोग अक्सर शोधकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। इन सब के अलावा निदर्शन की एक विधि जिसे सुविधाजनक निदर्शन प्रणाली कहते हैं वो भी है। नाम से स्पष्ट है कि इस विधि के अंतर्गत जो अध्ययनकर्ता होता है वो निदर्शनों का चुनाव अपनी सुविधा के अनुसार करता है, इसलिए इसको सुविधाजनक निदर्शन प्रणाली कहते हैं। शोधकर्ता को जिन लोगों से सूचनाएं इकट्ठा करना आसान लगता है, जो उसके संसाधन के अनुरूप है, जो उसके समय के मुताबिक है, यानी कम समय में उसके अध्ययन कार्य को संपन्न करने में सहायक है, ऐसे लोगों को निदर्शन के रूप में वो चुन लेता है और समय और संसाधनों की सीमा के अंतर्गत रहते हुए शोध कार्य को संपन्न करता है। हालांकि ये विधि वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि सुविधानुसार जब शोधकर्ता निदर्शन का चयन करेगा तो उसमें पक्षपात होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण होंगे, यानी पूरे समग्र की विशेषताओं को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ये भी नहीं कहा जा सकता, इसकी भी संभावना नहीं रहती है। तो इस दृष्टि से ये वैज्ञानिक विधि नहीं है, फिर भी सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान में इसका प्रयोग अनवरत रूप से किया जा रहा है और इसका कारण ये है, इसका आधार ये है कि शोधकर्ता अपने समय और धन की बचत करना चाहता है और कई बार शोधकर्ता की रुचि और योग्यता संबंधी सीमा भी इस प्रकार के निदर्शन के चुनाव के लिए उसे प्रेरित करती है। यानी जब शोधकर्ता को निदर्शन की अन्य विधियों की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होगी या अध्ययन समूह के बारे में उसे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होगा, तभी वो सुविधाजनक निदर्शन प्रणाली का प्रयोग करता है। इसको अवसरवादी निदर्शन प्रणाली भी कहते हैं। अक्सर इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब जो समग्र जन समुदाय है जिस पर अध्ययन किया जाना है उसको स्पष्ट रूप से विभाजित न किया जा सके, परिभाषित न किया जा सके
निदर्शन की जो इकाइयां चुनी जानी है वो बहुत ज्यादा स्पष्ट ना हो और समग्र जन समूह की संपूर्ण सूची शोधकर्ता के पास उपलब्ध न हो। एक क्षेत्र को अगर उसने निदर्शन के रूप में चुना और वहां पर वो दैव निदर्शन विधि का प्रयोग करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में समग्र की सभी इकाइयों की पूरी सूची उसके पास होनी चाहिए, तभी वो रैंडम सैंपलिंग कर सकता है। नियमित अंकन प्रणाली या अनियमित अंकन प्रणाली के माध्यम से या टिप्पट प्रणाली के माध्यम से। लेकिन जब शोधकर्ता के पास ये सूची उपलब्ध नहीं होती या समग्र की विशेषताओं की जानकारी उसे व्यापक रूप से नहीं होती, यहाँ पर उसकी योग्यता की सीमा है, कई बार उसकी रुचि भी उसको सीमित कर देती है, उसका इंटरेस्ट नहीं होता सभी इकाइयों का अध्ययन करने में या निदर्शन की महत्वपूर्ण इकाइयों को चुनने में जो उसके अध्ययन में उपयोगी हो सकती हैं, जिनमें समय तो लगता है लेकिन रिजल्ट एक्यूरेट होने की संभावना बढ़ जाती है। जब इन बातों में उसका इंटरेस्ट नहीं होता तब भी वो सुविधाजनक निदर्शन प्रणाली का प्रयोग करता है। बहरहाल सब मिलाकर ये जो निदर्शन की विधि है वो वैज्ञानिक नहीं मानी जाती है। इसके साथ साथ निदर्शन की एक विधि ये भी है जिसको कहते हैं स्वयं चयनित निदर्शन प्रणाली। इस विधि में क्या होता है, निदर्शन का चुनाव शोधकर्ता स्वयं अपनी पहल पर नहीं करता, बल्कि जब अध्ययन विषय से संबंधित लोगों को, जन समुदाय को इस बात का पता चलता है कि अमुक विषय पर अध्ययन किया जा रहा है, तो वो शोधकर्ता से सीधे संपर्क स्थापित करके ये कहते हैं कि हम आपके विषय से संबंधित सूचना देने के लिए तैयार हैं। यानी जब उत्तरदाता अपनी इच्छा अनुसार अपनी पहल पर शोध का अंग बनते हैं, निदर्शन के रूप में स्वयं को सिलेक्ट करवाते हैं, तो ऐसे निदर्शन को स्वयं चयनित निदर्शन प्रणाली कहते हैं। अक्सर किसी प्रोडक्ट का प्रभाव ज्ञात करने के लिए जो शोध किया जाता है उसमें स्वयं चयनित निदर्शन सामने आते हैं। जो लोग उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ये बताने को उत्सुक होते हैं कि उस प्रोडक्ट का, उस उत्पाद का कितना और कैसा असर है, तो वो खुद अपनी पहल पर सूचनाएं देते हैं और निदर्शन का अंग बन जाते हैं। तो ये स्वयं चयनित निदर्शन प्रणाली भी एक रूप है, एक विधि है निदर्शन के चयन। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति निदर्शन प्रणाली भी सैंपलिंग का एक मेथड है। इस प्रणाली में क्या किया जाता है कि निदर्शन का चयन शोधकर्ता एक ही बार ना करके बार बार करता है, बार बार उसको रिपीट करता है, सैंपल के चयन को रिपीट करता है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति करता है, इसलिए इसको पुनरावृत्ति निदर्शन कहते हैं। रिपीट क्यों करता है शोधकर्ता? एक बार उसने निदर्शन चुन लिया तो उसी पर कायम रहना चाहिए, उसी पर अध्ययन करना चाहिए उसे। लेकिन कई बार शोधकर्ता को ऐसा लगता है कि निदर्शन के रूप में उसने जिन लोगों को चुना है वो उसके अध्ययन के लिए, उसके शोध के लिए उपयोगी नहीं है, या जो निदर्शन है जिनका चयन उसने अन्य विधियों को अपनाकर किया है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, यानी संपूर्ण समूह की सभी विशेषताओं को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो त्रुटिपूर्ण निदर्शन के रूप में चुन लिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में इन त्रुटियों को दूर करने के लिए शोधकर्ता दोबारा निदर्शन का चुनाव करता है। ये कोशिश करता है कि ऐसे निदर्शन चुने जाए जो उसके अध्ययन के लिए उपयोगी साबित हो सके, जिनके आधार पर विश्वसनीय निष्कर्षों तक पहुंचा जा सके। कई बार उसके सामने व्यावहारिक समस्या भी आती है कि निदर्शन के रूप में जिन इकाइयों को चुना उसने, उनसे संपर्क स्थापित करना, उनसे सूचना प्राप्त करना उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी वो दोबारा निदर्शन का चुनाव करता है।
तो ये भी एक विधि है जो बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत लचीली है निदर्शन के चुनाव के मामले में। कोटा निदर्शन प्रणाली भी सैंपलिंग का एक मेथड है और इस मेथड के अंतर्गत सबसे पहले जो समग्र समुदाय होता है, जन समुदाय होता है, उसको कई वर्गों में बांट दिया जाता है और फिर हर वर्ग से चुनी जाने वाली इकाइयों की संख्या तय कर दी जाती है। इस निश्चित संख्या को कोटा कहते हैं। हर वर्ग का एक कोटा होता है और हर वर्ग से उस कोटे के अनुरूप निदर्शन का चयन शोधकर्ता के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार किया जाएगा। एक वर्ग से मान लीजिए उसे 4 निदर्शन चुनना है, तो उन 4 निदर्शनों का चुनाव शोधकर्ता अपनी इच्छानुसार करेगा। वो किसी और विधि का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो केवल कोटा देखेगा कि इस वर्ग से कितने लोगों को चुना जाना है, कितनी संख्या चुनी जानी है, वो संख्या कौन सी होगी, वो लोग कौन से होंगे जिनको निदर्शन के रूप में वो चुनेगा, ये पूरी तरह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कोटा प्रणाली के तहत निदर्शन का चयन करने से धन की बचत होती है और इकाइयों से संपर्क स्थापित करना यानी उनका प्रशासन करना सरल होता है और जो फील्ड वर्क होता है वो तेजी के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन ये पद्धति भी बहुत वैज्ञानिक नहीं है, वैसे ही जैसे सुविधाजनक निदर्शन प्रणाली है, क्योंकि इसमें भी अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार हर वर्ग से इकाइयों का चयन करता है। जो इकाई निदर्शन के रूप में इस विधि के माध्यम से चुनी जाती है, उसके प्रतिनिधित्वपूर्ण होने की भी कोई गारंटी नहीं रहती और निदर्शन के चयन में जो त्रुटियां रह जाती हैं, उन त्रुटियों को ढूंढना और उन्हें दूर करना भी कोटा सैंपलिंग मेथड के अंतर्गत आसान नहीं होता। तो इस तरह आपने देखा कि 9 प्रकार की निदर्शन की विधियां, प्रणालियां प्रचलित हैं, जिनको हर शोधकर्ता समय, परिस्थिति, संसाधनों और विषय की प्रकृति के अनुरूप अपनाता है निदर्शन का चयन करने में। अब निदर्शन के विषय में जो लास्ट समस्या आती है उस पर हम डिस्कस करेंगे कि निदर्शन विधि का प्रयोग करने में शोधकर्ता के सामने कौन सी समस्याएं सामने आती हैं और उनका समाधान क्या है, कैसे उन समस्याओं का मुकाबला किया जा सकता है और उन समस्याओं से निजात पाकर अध्ययन कार्य को वैज्ञानिक दिशा प्रदान की जाती है। तो निदर्शन के चयन में सबसे बड़ी समस्या आती है शोधकर्ता के सामने कि उसका आकार क्या हो। निदर्शन के आकार की समस्या आती है। आकार का मतलब है कि संपूर्ण अध्ययन समूह में से कितनी संख्या में इकाइयों का चयन निदर्शन के रूप में किया जाए। अगर बहुत ज्यादा लोगों को निदर्शन के रूप में चुना जाता है, सैंपल के रूप में चुना जाता है, तो ऐसे लोगों को मैनेज करना, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मैनेज करना यानी उनसे सूचनाएं इकट्ठा करना, उनसे संपर्क स्थापित करना, उनकी सूचनाओं को वेरीफाई करना बहुत कठिन होता है और बड़ी संख्या में निदर्शनों से संपर्क स्थापित करने में समय और धन भी ज्यादा खर्च होता है। वहीं दूसरी ओर छोटे निदर्शन में ये अवगुण पाया जाता है कि हो सकता है वो संपूर्ण जन समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व न कर सके। ऐसी स्थिति में ये निर्धारित करना बहुत कठिन हो जाता है शोधकर्ता के लिए कि उसके अध्ययन कार्य हेतु निदर्शन का आकार क्या हो। हालांकि इस संबंध में कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है कि इतना बड़ा आकार होना चाहिए निदर्शन का, बल्कि परिस्थितियां तय करती हैं कि किसी अध्ययन विषय के लिए निदर्शन का आकार क्या होगा। पार्टेन का इस संबंध में सुझाव है कि अनावश्यक खर्च से बचने के लिए निदर्शन को काफी छोटा और असहनीय अशुद्धि से बचने के लिए उसे पर्याप्त बड़ा होना चाहिए।
आमतौर पर हम देखते हैं कि एक निदर्शन का आकार निर्धारित करने वाले कई सारे तत्व होते हैं। एक शोध कार्य में कितना बड़ा निदर्शन होगा, कितने बड़े निदर्शन का चयन किया जाए, ये बहुत कुछ निर्भर करता है कुछ तत्वों पर, जिनमें पहला तत्व है कि समग्र की प्रकृति कैसी है। जो समग्र जन समुदाय है जिसका अध्ययन करना है, उसकी विशेषता कैसी है। क्या उस समग्र में जो इकाइयां हैं उनकी विशेषताएं एक समान है। अगर एक समान है तो वहां छोटे से निदर्शन से भी काम चल सकता है, यानी जिन लोगों को चुना जाएगा वो पूरे समग्र का, पूरे टोटल को अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर एक जनसमूह ऐसा है जिसमें विविधता बहुत ज्यादा है, उसकी विशेषताएं अलग अलग हैं, तो वहां पर कुछ इकाइयों को चुनने से काम नहीं चलेगा। वहां बड़ी संख्या में इकाइयों को चुनना जरूरी हो जाता है, तभी वो इकाइयां, तभी वो निदर्शन रिप्रेजेंटेटिव हो सकती है। दूसरा तत्व है वो है अध्ययन की प्रकृति। जो शोध कार्य किया जा रहा है उसका नेचर कैसा है। अगर शोध कार्य ऐसा है जिसमें गहन अध्ययन की आवश्यकता है और समय भी कम है, तो वहां छोटे निदर्शन को अपनाना उपयुक्त होगा, क्योंकि जब छोटी संख्या में इकाइयों को चुना जाएगा तभी उनका गहन अध्ययन संभव हो पाएगा। बड़ी संख्या में इकाइयों का गहन अध्ययन संभव नहीं हो पाता, समय और धन का कांस्टेंट होता है, उसकी सीमा होती है। लेकिन अगर अध्ययन की प्रकृति विस्तृत हो, पूरे देश का अध्ययन करना हो या देश के एक बड़े हिस्से का अध्ययन करना हो और उस अध्ययन कार्य के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया हो, तो वहां पर बड़े निदर्शन का चयन करके उस पर अध्ययन करना उपयुक्त होगा। तो ये भी एक फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि निदर्शन का आकार क्या होगा। तीसरे, निदर्शन का चुनाव करते समय जब शोधकर्ता समग्र को कई वर्गों में विभाजित करता है, तो उन वर्गों की संख्या कितनी है, उन वर्गों की प्रकृति कैसी है, इस पर भी निर्भर करता है कि निदर्शन का आकार क्या होगा। अगर समग्र में जो इकाइयां मौजूद हैं उनका वर्गीकरण छोटी संख्या में वर्गों का गठन करके किया जाता है, यानी थोड़े से वर्ग बनाए जाते हैं, तो हर वर्ग से थोड़ी थोड़ी संख्या में निदर्शन चुनना उपयुक्त होगा। लेकिन अगर समग्र की इकाइयों में बहुत ज्यादा भिन्नता है, विशेषताएं भिन्न है, तो नेचुरली वहां पर जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा वर्गों का, उनकी संख्या बढ़ जाएगी और लिहाजा निदर्शन का आकार भी उसी अनुपात में बड़ा हो जाएगा। आपने देखा कि कैसे स्ट्रेटिफाइड निदर्शन प्रणाली के अंतर्गत या वर्गीकृत निदर्शन प्रणाली के अंतर्गत उत्तरदाता समग्र को कुछ वर्गों में विभाजित करता है, तो वो वर्ग कितने हैं और हर वर्ग से कितनी इकाइयों को चुना जाएगा, इस पर भी निर्भर करता है निदर्शन का आकार। निदर्शन के चयन की विधि क्या होगी, शोधकर्ता किस विधि के आधार पर निदर्शन का चुनाव करेगा, सैंपल का चुनाव करेगा, इस पर भी उसका आकार निर्भर करता है। अगर शोधकर्ता रैंडम सैंपलिंग का प्रयोग करता है, दैव निदर्शन प्रणाली का प्रयोग करता है, तो निदर्शन का आकार बड़ा होना चाहिए ताकि अधिक संख्या में विभिन्न गुणों वाली इकाइयों को चुने जाने का अवसर मिल सके। क्योंकि रैंडम सैंपलिंग में ये डिसाइडेड नहीं होता कि जो इकाई संयोगवश चुन ली गई है निदर्शन के रूप में, वो पूरे समग्र को समुचित ढंग से रिप्रेजेंट कर पाएगी। तो वहां पर अगर हम थोड़ी संख्या में निदर्शन चुनते हैं तो वो निदर्शन रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते हैं, प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं हो सकते। वहां पर बड़ी संख्या में निदर्शन का चुनाव करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर शोधकर्ता उद्देश्यपूर्ण और वर्गीकृत निदर्शन प्रणाली का चुनाव करता है,
तो वहां पर कम इकाइयों का चुनाव भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर शोधकर्ता अपनी सुविधा और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपनी इच्छा अनुसार निदर्शन के रूप में इकाइयों का चयन करता है। चयनित इकाइयों की प्रकृति क्या है, इस पर भी निदर्शन का आकार निर्भर करता है। अगर समग्र की इकाइयां बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में बिखरी हुई हैं, उनसे संपर्क स्थापित करना कठिन है, समय और धन ज़्यादा चाहिए, तो ऐसी स्थिति में निदर्शन का आकार छोटा होने पर ही उत्तम परिणाम प्राप्त होता है। तो ये भी तय करता है कि निदर्शन का आकार क्या होगा, जो इकाइयां हैं उनकी प्रकृति। तथ्य संकलन की विधियां भी डिसाइड करती हैं कि निदर्शन का आकार कितना बड़ा होगा। अगर शोधकर्ता अनुसूची प्रणाली का प्रयोग करता है उत्तरदाताओं से तथ्य इकट्ठा करने के लिए, तो अनुसूची प्रणाली के अंतर्गत शोधकर्ता को उत्तरदाताओं से खुद संपर्क स्थापित करना होता है, और हर व्यक्ति से संपर्क स्थापित करना चूंकि शोधकर्ता के लिए संभव नहीं होता या ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों से संपर्क मुश्किल होता है, तो वहां पर छोटा निदर्शन उपयुक्त होगा। लेकिन अगर शोधकर्ता ने प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया है तथ्य संकलन के लिए और प्रश्नावलियों को डाक से उसे भेजना है, तो डाक से तो वो बड़ी संख्या में भी लोगों को प्रश्नावली भेज सकता है, वहां वो बड़े निदर्शन का चुनाव कर सकता है, क्योंकि ये पॉसिबल होगा कि डाक से वो भेजे और डाक से उत्तर प्राप्त करे। उसे खुद घर घर जाकर अनुसूची नहीं भरवानी है लोगों से। अब प्रश्नावली का आकार कैसा है, प्रश्नों की संख्या कैसी है और उनकी प्रकृति कैसी है, ये भी तय करता है निदर्शन के आकार को। अगर प्रश्नावली में प्रश्न छोटे छोटे रखे गए हैं, कम संख्या में प्रश्न रखे गए हैं, प्रश्नों की प्रकृति सहज है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको भर सकते हैं, वहां पर बड़े निदर्शन का चुनाव उपयुक्त होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं, उनको समझने में बहुत टाइम लग रहा है, उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, प्रश्नावली को भरने के लिए बहुत समय चाहिए और उनकी प्रश्नों की प्रकृति बहुत कठिन है, सोच समझकर भरना होगा, समझकर भरना होगा, ऐसी स्थिति में ज़्यादा संख्या में लोगों से वो प्रश्नावली नहीं भराई जा सकती, तो वहाँ पर छोटे निदर्शन का चयन करना होता है। तो ये आकार से जुड़ी समस्या है, निदर्शन विधि को अपनाने से जो जुड़ी हुई है। दूसरी समस्या है पक्षपात पूर्ण निदर्शन की समस्या, यानी जिस निदर्शन का चुनाव किया जा रहा है वो पक्षपात पूर्ण ना हो, यानी उसमें शोधकर्ता के पूर्वाग्रह समाहित न हो, क्योंकि जहां पर पूर्वाग्रह होगा, जहां पक्षपात होगा, वहां पर अध्ययन के रिजल्ट प्रभावित होंगे, निष्कर्ष प्रभावित होंगे, वो वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं होंगे, वस्तुनिष्ठ नहीं होंगे, बल्कि बायस्ड निष्कर्ष होंगे। वो शोधकर्ता की पसंद नापसंद पर निर्भर करेगा।